महेंद्र पाल जब भी खिड़की खोलकर दूर फैले आसमान की तरफ देखता, उसके दिलो दिमाग पर पूजा छा जाती। पछतावे की लकीरें उसके दिल पर लहराने लगती हैं। बेहतर जिंदगी की चाहत में इंसान ये क्यों भूल जाता है कि उसका अंतिम पड़ाव कैसा होगा और वो कहाँ तक पहुँचेगा। इंसान जो मिला है उसी से संतुष्ट क्यों नहीं होता। फिर वो अपनी पिछली जिंदगी की तस्वीरों को याद कर नम आंखों से दूर तक अपने अतीत में भटकने लगता है। ऐसे तो पूजा बहुत बार उसके ख्यालों में आकर दूर निकल जाती है, लेकिन जब से गांव से आए एक रिश्तेदार ने उसे बताया कि उसके बेटे बहू ने नोएडा में एक प्रिंटिंग प्रेस डाली है और उसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तभी से उसके माथे पर जैसे हथौड़े बजने लगे हैं। उस रिश्तेदार ने आगे बताया, अब तो उसके बेटे ने गांव में छोटा सा बंगला भी बनवा लिया है और पूजा बिल्कुल सेठानी की सी जिंदगी बिता रही है। आगे पीछे नौकर घूमते हैं, घर गृहस्थी बहू ने संभाल ली है। पूजा बस पूरा दिन पोते को खिलाती रहती है। उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने पुराने गम पूरी तरह भूल चुकी है। महेंद्र पाल सोचने लगा, बाबूजी के लिए मैं इतना बेगाना हो गया कि उन्होंने मुझे बिना बताए मेरे बेटे की शादी भी कर दी। बुलाना नहीं था तो न बुलाते, कम से कम बता तो देते। अम्मा के देहांत की खबर भी मुझे किसी दूसरे से पता चली। फिर उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की। बाबूजी हेडमास्टर थे, इसलिए अपना हर निर्णय बेहद दृढ़ता से लेते थे। देखा जाए तो वो खुद भी विरासत में मिले रिश्तों को कितना निभा पाया, सारा कसूर खुद उसी का तो है। यही सोचकर वो चुप रहा, यहाँ तक कि वो गांव की औरत पूजा तक से हार गया। इन्हीं बातों से उसका मन उदास था। वो अक्सर सोचता रहता कि जिंदगी में इतना ताम झाम करने के बाद भी उसे मिला ही क्या है। रिटायरमेंट के बाद इस डीडीए फ्लैट में 3 कमरों की जिंदगी और खिड़की से दिखता हुआ आसमान जिसमें वो राहत के पल ढूंढा करता है। कहने को तो ये उसका अपना फ्लैट है, पर इस दरबे जैसी जिंदगी में उसने पाया क्या? घुटनों में गठिया का दर्द, डायबिटीज की बीमारी और अकेलापन। कहने को तो महेंद्र पाल की कितनी कहानियां प्रकाशित हो चुकी थीं। कई कहानियों की तो उसे प्रशंसा भी मिली, कितने सारे लेख भी छपे, एक मैगजीन का उसने संपादन भी किया। लेकिन अब जब उसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चली है और शरीर में शिथिलता सी आने लगी है, तब जी करता कि कोई गरम चाय बनाकर पिलाए जैसे पूजा पिलाया करती थी, कोई उसके पैरों की मालिश करे जैसे पूजा करती थी, कोई प्यार के 2 शब्द बोल दे जैसे पूजा मुस्कुराकर उसके सामने खड़ी हो जाती थी। लेकिन मनचाहा कहाँ मिलता है अब, जबकि उसे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए खुद उठना पड़ता है तो उसके घुटनों में ज्यादा दर्द होने लगता है। अपने आप अलमारी में से कोई दर्द निवारक ऑइंटमेंट निकालकर एड़ियों में धीरे धीरे मलने लगता है। जवानी के जोश में वो जिन चीजों को छोड़ देना चाहता था, आज बुढ़ापे के दौर में उसे वो सब चीजें बेतरता याद आने लगी हैं। अतीत की यादें एक बार फिर उसे घेरने लगी। पूजा जब ब्याह कर आई थी तो कितनी सुंदर दिखती थी। हमेशा कहा करती थी, मालिश करने से बदन छरहरा होता है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। महेंद्र पाल उसे झिड़क देता, मुझसे इस तेल की चिपचिपाहट बर्दाश्त नहीं होती। पूजा मुस्कुराकर टाल देती। महेंद्र पाल की झुंझलाहट जारी रहती। जाने किस गंवार से रिश्ता जोड़ दिया बाबूजी ने गांव की जिंदगी के आगे, तो इसने कुछ देखा ही नहीं। महेंद्र पाल उसकी ये सब बातें देखकर छटपटा जाता था। अब सोचता है, ऐसा भी नहीं था कि पूजा बिल्कुल अनपढ़ थी। गवर्नमेंट कॉलेज से उसने इंटर किया था। सिलाई, कढ़ाई और घर गृहस्थी के सभी कामों में निपुण थी। पिता जमींदार थे, इसलिए उसने दूध दही की भरमार देखी थी। गेहूं चने के लहलहाते खेतों की खुली हुई हवा देखी थी। साहित्य को वो उतना ही समझती थी जितना उसने पढ़ा था। इसी बीच उसका बेटा बेहू हो गया। महेंद्र पाल को लगता, ऐसी ठहरी हुई जिंदगी से उसे मिलेगा भी क्या। स्कूल में हिंदी का मास्टर
कब तक बना रहेगा। वो मोदीनगर से बाहर निकलना चाहता था। मास्टरी की मुट्ठी भर कमाई से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता था जैसा वो चाहता था। शादी के पूरे 6 साल बाद उसे एक पत्रिका में नौकरी मिल गई और वो दिल्ली चला आया। लिखने का उसे शुरू से शौक था। उस समय तक उसकी कई कहानियां प्रकाशित भी हो चुकी थीं। लेखकों की जमात में उसे जाना जाने लगा था। लोग उसे प्रशंसा देखने लगे थे। छुट्टियों में वो मोदीनगर जाकर पूजा और बिहू से मिल आया करता। संपादकीय नौकरी के दौरान उसकी भेंट नीरा से हुई। महेंद्रपाल को नीरा के साथ किसी भी विषय पर देर तक चर्चा करना अच्छा लगता था। बिल्कुल आधुनिक विचारधारा जिसमें भारतीय विचारधारा भी शामिल होती। महेंद्रपाल को उसका व्यक्तित्व भाने लगा। जिस तरह सम्मोहन में आदमी फंसता चला जाता है और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि भविष्य में उसके इस सम्मोहन का क्या असर पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह महेंद्रपाल भी नीरा की गिरफ्त में फंसने लगा था। नीरा भी उसके चारों तरफ मंडराती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। नीरा के माता पिता मद्रास में रहते थे, इसलिए उस पर किसी का बंधन तो था नहीं। उसने लेखन क्षेत्र में महेंद्र को बहुत सहारा दिया था, यहाँ तक वो एक जानी मानी पत्रिका का संपादक भी हो गया था। धीरे धीरे महेंद्रपाल की दूसरी शादी की बात चारों तरफ फैल गई। पूजा को जब पता चला तो बेचारी सिर्फ आंसू बहाकर रह गई। घर गृहस्थी वाली औरत इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि दिल्ली जाकर अपने पति और नीरा के विरुद्ध कोई कानूनी लड़ाई लड़ पाए। वो सिर्फ इस बात से संतुष्ट थी कि उसके पास उसका बेटा है जिसको देखकर वो अपनी बाकी जिंदगी काट सकती है। दूसरे माता पिता समान प्यार और सहारा देने वाले सास ससुर भी उसके साथ थे, लेकिन हेडमास्टर साहब को चैन नहीं था। बहू का दुख उनसे देख नहीं जाता था। एक दिन बेटे के ऑफिस का पता ढूंढते हुए वो दिल्ली पहुंच गए। पिता को यूं अचानक आया देखकर महेंद्रपाल बुरी तरह सक पका गया। थोड़े बहुत खानदानी संस्कार उसकी रगों में अभी तक थे। बोला, बाबा आने की सूचना भिजवाते तो मैं आपको लेने स्टेशन आ जाता। मैं तुम्हारे घर ठहरने नहीं आया हूँ, सिर्फ चेतावनी देने आया हूँ। अपनी गयोधी छोड़कर न किसी को शांति मिली है न मिलेगी। अभी भी देर नहीं हुई है, वापस लौट आओ अपने घर, वरना पछताओगे। मैं मानता हूँ बाबा, मैंने गलत किया है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ नीरा की वजह से ही हूँ, वरना सारी जिंदगी आपकी तरह हेडमास्टर ही बना रहता। बाबा समझ गए कि उनका बेटा थोड़ी आधुनिकता, थोड़ी सफलता और थोड़ी भावुकता के बहाव में बह चुका है। अब कोई भी तर्क उसे वापस नहीं लौटा सकता। नम आंखों से वो उठे और बेटे की पीठ थपथपाते हुए घर से बाहर निकल गए। उसी समय उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि अपने पोते बिहू को वो इतना लायक बनाएंगे कि महेंद्रपाल देखता ही रह जाएगा। पूरे 25 साल बीत गए। महेंद्रपाल का नीरा से एक बेटा भी हुआ। इस बीच न वो मोदीनगर गया, न ही वहाँ से कोई बुलावा ही आया। जब तक वो रिटायर नहीं हुआ था, इस बारे में सोचने का उसे समय भी नहीं मिलता था। कभी पूजा या बिहू का ध्यान आता भी था तो नीरा और अपने बेटे सुशील को देखते ही मन बदल लेता था। उसने नीरा के सहयोग से एक फ्लैट भी बुक कर लिया था ताकि रिटायर होने के बाद दोनों आराम से रह सकें। नीरा ने भी रिटायरमेंट के बाद छोटा सा बुटीक खोल लिया था। थकी हारी घर लौटती तो सोफा सेट पर लेट जाती। खाली समय में वो नए नए डिजाइन बनाती। महेंद्रपाल का मन करता वो उससे कुछ बात करे, पर उसकी थकी हारी हालत देखकर चुप हो जाता। सुशील न तो पढ़ने में अच्छा था, न ही संस्कारी था। पिता को इज्जत देना तो दूर, कभी बात भी नहीं सुनता था। महेंद्रपाल ने कई बार नीरा को समझाया भी, पर नीरा ने उसकी कोई बात नहीं मानी। कई बार उसका मन करता कि वो एक बार मोदीनगर हो आए। जब से उस रिश्तेदार से पूजा के बारे में सुना था, उससे मिलने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन उसने मोदीनगर जाने का मन बना लिया।
नीरा से उसने झूठ बोला कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त से मिलने कानपुर जा रहा है। मोदीनगर पहुंचकर उसे लगा जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गया है। पत्ते पत्ते से उसकी पुरानी पहचान थी। यहाँ का खुलापन, सर्दियों की गुनगुनी धूप उसके शरीर को पुरजोर सुकून दे रही थी। बंगले में घुसते ही पूजा मिल गई। आंगन में लिटाकर वो पोते की मालिश कर रही थी। पोता किलकारियां मारकर हंस रहा था। चौके में बीहू की पत्नी खाना बना रही थी। तभी रिष्ट पुष्ट से मास्टर जी अपने कमरे से निकलकर महेंद्रपाल के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बारीक आंखों से महेंद्रपाल को देखा, फिर पूजा की ओर मुखातिब हुए, बहू यह महेंद्रपाल है, तुमने इसे नहीं पहचाना? थोड़ी देर के लिए जैसे वक्त ठहर गया। महेंद्रपाल उसी में समाना चाह रहा था। थोड़ी देर के बाद बीहू भी आ गया। उसे देखते ही महेंद्रपाल की बाँछें खिल गईं। कितना समझदार, कितना गंभीर, एकदम संस्कारों से बंधा हुआ। उसके मन में आया कि सुशील को भी यहीं भेज दे। बीहू के विचार, उसके संस्कार और उसकी कर्मठता जैसी भावनाएं देखकर हो सकता है वो भी बीहू की तरह हो जाए, लेकिन अब संभव नहीं था। महेंद्रपाल 4 दिन मोदीनगर में रहा। पूरे घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। घर में बड़ों का मान सम्मान था। जिस पूजा को उसने अपनी नासमझी से नकारा था, आज वही अपना घर बनाने में कितनी समर्थ थी। उसे बार बार खुद पर ग्लानि होती। 5वें दिन उसे नीरा और सुशील की चिंता सताने लगी। आखिर कब तक वो नीरा से झूठ बोलकर मोदीनगर में रह सकता था? धीरे धीरे पूजा का मोह उसके मन से सिमटने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने धीमे से बाबा से कहा, बाबा अब मुझे वापस दिल्ली के लिए निकलना है, काफी काम निपटाने हैं। हेडमास्टर साहब का चेहरा उतर गया। वो तो यही समझ रहे थे कि महेंद्रपाल सदा के लिए वापस लौट आया है। बुझे हुए स्वर में बोले, बेटा आते रहना, मेरी पकी हुई उम्र कब धोखा दे जाए और पूजा और बीहू अकेले रह जाएं नहीं मालूम। मन छोटा न करे बाबा, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। उधर बीहू अपने पिता को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई दूर का रिश्तेदार हो। बस धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। शाम का धुंधलका का चारों तरफ फैलने लगा। शरीर में असमर्थता सी उभर आई। सुशील का ध्यान आते ही मन में कसैलापन आने लगा। घुटनों में दर्द फिर होने लगा। फिर उसे अपना फ्लैट, अपना कमरा याद आया। वो फिर आसमान की तरफ देखने लगा जहां रात और भी स्याह होने लगी थी। इंसान जो बोता है काटना भी उसी को पड़ता है। बस यही सोचते सोचते उसने बस की खिड़की पर सर टिका दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।